तो दिल्ली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू दिल्ली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि हमें पता है आज आप सभी लोगों का आईपी बीएड का पेपर था एंड मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग देकर भी आए होंगे। तो इट इज़ जस्ट फीडबैक सेशन। ऐसे ही आप लोग जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा पेपर को लेकर, जितना भी आपने अटेम्प्ट किया, आगे आप करियर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो भी क्वेरीज है उसको आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं वन बाय वन। मैं आप लोगों का एक एक करके नाम कॉल आउट करूंगा। और हाँ, ऑल्सो डू नॉट हेजिटेट कि मैंने इतना अटेम्प्ट किया है, कि इसे अगले ने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किया है, मैंने कम अटेम्प्ट किया है। तो कोई रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा, कोई ज़्यादा अटेम्प्ट किया है कोई कम अटेम्प्ट किया है, डजेंट मैटर। वो रिज़ल्ट उस बात पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। वो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसी दिन पता चलता है कि कौन कितना पानी में है। तो उसी हिसाब से चीज़ों को समझते हुए और आप लोग एक एक करके ये भी बताइएगा कि पेपर मतलब आपके हिसाब से कैसा था, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ वैसा पेपर दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, या फिर टोटली एकदम चीज़ें आउट ऑफ द वे दिख रही थी। तो आई स्टार्ट विद यू पीपल वन बाय वन। तो जिसका कैमरा ऑन है सबसे पहले वो शेफाली, देन आई कम टू महक। यस सर। सर पेपर इजी था, मतलब हम्म मुश्किल नहीं था। सर सिर्फ रीजनिंग बहुत इजी थी, इंग्लिश बहुत हम्म इजी आया था सेक्शन हम्म उसका। सर सिर्फ जनरल नॉलेज जो था वो थोड़ा मतलब अनएक्सपेक्टेड, तो होता है, अच्छा। वो वास्ट सब्जेक्ट है थोड़ा। सर जी। बट जनरल नॉलेज में एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्वेश्चन आया था सर। जी, जनरल हाँ अवेयरनेस, हाँ। हाँ हाँ जी, उसमें ये आया था सर कि कौन सी स्टेट नहीं आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। हम्म हाँ ये था, तो उसमें उड़ीसा था उसका आंसर। एंड एक आया था सर उसमें कि आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म क्या है। हम्म एक आया था कि रन रणथंभौर नेशनल पार्क है एक, वो कौन सी टाइगर स्टेट। रिजर्व। सर वो गलत हो गया, मैंने गुजरात कर दिया, वो राजस्थान है। राजस्थान है। मैंने गुजरात कर दिया सर उसका। अच्छा, बाकी का टीचिंग एप्टीट्यूड में कितना किया है आपने? सर टीचिंग एप्टीट्यूड इजी आया था, मतलब मैंने सर पूरा ही अटेम्प्ट किया, इजी था अच्छा, सर, कोई मुश्किल नहीं आया। टोटल आपने कितना अटेम्प्ट किया? सर मैंने 11 क्वेश्चन छोड़े हैं सर, और आपने बाकी पूरा 89 अटेम्प्ट किया? कर लिया। चलिए ठीक है, ठीक है, फेयर एनफ। हाँ, अब कितना ठीक। कितना कितना लग रहा है कि गलत की होगी? सर गलत सर, जनरल जो अवेयरनेस है उसमें लग रहा है सर गलत है कुछ। अच्छा, और मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग? सर रीजनिंग बहुत इजी आई थी सर, बहुत इजी, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह आए थे, हम्म सीरीज के क्वेश्चंस आए थे, बहुत इजी आई थी सर अच्छा, रीजनिंग। इजी आई थी, अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक सर है। जिस प्रोग्राम में पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग, मतलब वो एक लेवल अप ही पढ़ाया उन्होंने, उससे थोड़ा नीचे ही आया था। चलिए ठीक है। वैसे तो कितना भी अच्छा पेपर कर लीजिए, मिनिमम न्यूनतम हर किसी भी परिस्थिति में कितना भी अच्छा करके आई होंगी, मिनिमम 10% तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। जी हाँ जी उतना सर, तो बिल्कुल। आप अटेम्प्ट गलत करोगे ही करोगे। और ऑन एन एवरेज लोग 20% से 25% तक गलत करते हैं। गलत होता है। हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली एक दो दिन में आंसर की वगैरह भी आ जाएगा। तो श्योरली उसके बाद चेक करके ज़्यादा बेहतर आइडिया मिलेगा। देन आई कम टू महक अरोड़ा। ऑल ऑफ यू सजेस्टेड टू कीप योर कैमराज ऑन। महक। यस सर। जी महक, कैसा हो पेपर आपका? सर अच्छा हुआ, वैसे तो मेरा ओवरऑल अच्छा हुआ, मैंने हम्म 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हम्म करे। हम्म और उस मतलब मेरा रीजनिंग का बहुत अच्छा गया, मैंने हार्डली हम्म एक दो छोड़े होंगे, 2 क्वेश्चन छोड़े होंगे रीजनिंग के। और मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड भी बहुत अच्छा गया, उसमें भी मैंने 23 अटेम्प्ट करे थे, 2 छोड़े थे। और इंग्लिश में मतलब मेरा ईडियम्स वाला सेक्शन जो था वो थोड़ा मैंने वो चीज वो छोड़े थे। बाकी इंग्लिश हम्म और जीके, जीके तो अनएक्सपेक्टेड था, मतलब उसमें भी मेरे मतलब जीके का ही थोड़ा सा वो है, बाकी मतलब जीके के ही मेजरली मैंने छोड़े हैं और इंग्लिश के थोड़े से बस, बाकी मेरा ओवरऑल अच्छा हुआ है। मतलब अगर मैं मैथ्स टू मैथ्स देखूँ तो 10 से 12 गलत हूँ, या मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अगर हुए मैथ्स हम्म तो। चलिए ठीक है, फेयर इनफ। और इंग्लिश का पेपर कैसा था महक आपके हिसाब से? सर इंग्लिश का पेपर मॉडरेट था, मतलब ईडियम्स वगैरह काफी थे, तो वही था, एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो थे ही नहीं। आर्टिकल वो पूरा ग्रामर सेक्शन था, ए एंड उसका पूछा हुआ था। और मतलब एडवर्ब, ये सब, एक्टिव पैसिव, ये सारे ये सब तो हो गए थे। मतलब कुछ कुछ ऐसे थे ईडियम्स वाले, जैसे वो थोड़े से ट्रिकी थे, तो इंग्लिश का थोड़ा सा मॉडरेट था, इंग्लिश का ये था, हम्म मतलब डिफिकल्ट भी थे पर थोड़े इजी भी थे उसमें। चलिए ठीक है, फेयर इनफ। देन कमिंग टू नेहा।
गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग नेहा जी, बताइए नेहा, तो कैसा पेपर? सर मेरे सर रीजनिंग तो एक्चुअली बहुत इजी था। रीजनिंग में तो मैंने 25 सारे अटेम्प्ट कर लिए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ टीचिंग एप्टी की, तो उसमें बस 2-3 क्वेश्चन थे जो थोड़े से मतलब थे कि थोड़े वैसे ट्रिकी टाइप के 2-3 क्वेश्चन थे। बाकी वो टीचिंग एप्टी भी सही था। फिर अगर उसकी बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कि इतने सारे ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश मुझे लग रहा था काफी इजी होगा, बट जब उसका ग्रामर में ऑपोजिट घुसेगा तो ट्रिकी हो ही जाएगा। सर मतलब इंग्लिश में मतलब मुझे लगा था इजी, जैसे मैंने अटेम्प्ट करे प्रीवियस ईयर भी सारे इंग्लिश के सारे हो जाते थे क्वेश्चंस। लेकिन जो पेपर में इंग्लिश आया उसमें थोड़ा सा मुझे लगा लेवल था उसका इंग्लिश का। तो क्या कहते हैं, जैसे एक्टिव उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन था जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मैं श्योर नहीं थी उसके अंदर। इसके अलावा जो उसके अंदर इडियम्स आई थी उसमें मैं श्योर नहीं थी, 2-3 में मुझे लग रहा था, तो मैंने वो अटेम्प्ट नहीं करा। तो इंग्लिश जो मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश नहीं था, लेकिन हाँ स्टिल उसमें मैंने मतलब 3 छोड़े होंगे, 3 या 4 इंग्लिश में, बाकी सारे अटेम्प्ट कर लिए थे। और इसके अलावा हाँ जनरल अवेयरनेस में मैंने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। तो उसके अंदर तो वो होता ही है, मतलब उसके क्वेश्चन थे मतलब जनरल अवेयरनेस के, उसमें 50 और ऑन एवरेज मैंने ओवरऑल 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे सर। अच्छा, चलिए ठीक है, फेयर इनफ चांसेस हैं। यस अगर निगेटिव ना हुआ हो ज़्यादा तो। ये सर नेगेटिव मुझे जस्ट अ सेकेंड नेहा, आपका माइक मैंने वो कर दिया था, नॉइज़ आ रही थी। यस सर। एक्चुअली मैंने सर कुछ जैसे मतलब जैसे 2 में आपने कहा था ना कि हमेशा जैसे आपने बोला भी था कि इसमें 2 में तुम्हें लगे, तो जिसमें ज्यादा इंक्लिनेशन लगे, अगर 2 में ही ये लास्ट में बच रहे हैं तुम्हारे, तो उसमें ऐसे लगा देना। तो जैसे मैंने रणथंबोर वाला आया था, रणथंबोर नेशनल पार्क, तो उसमें मुझे राजस्थान और गुजरात में बहुत डाउट हो रहा था कि इन दोनों में से कोई एक होगा, तो मैंने राजस्थान लगा दिया। अभी आके जब मैंने चेक किया तो मेरा ठीक निकला। ऐसे ही मतलब 1-2 क्वेश्चन और थे कि जिसके अंदर जैसे एक मेरा वो गलत हो गया, जीआईएफ का क्वेश्चन आया था कि जिप की फुल फॉर्म क्या होती है। मुझे लगा कि उस टाइम पर मतलब ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है, घर आके चेक किया तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है वो। तो वो मुझे इन दोनों में ही कंफ्यूजन था और वो मेरा गलत हो गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था जो मैंने ऐसे ही मतलब वो तुक्का कर रहा था, मैं तो 2 में था और वो सही निकल गया वो भी। तो ऐसे आपने कहा था ना 2 में जिसमें लगे थोड़ा सा इंक्लिनेशन कर देना, तो ऐसे मेरे काफी सारे ऐसे ठीक हो गए हैं। कुछ ऐसे है कि तुक्के में 2 में जिसमें डाउट है, कुछ गलत भी हो गए, मोस्टली ऐसे ठीक हो गए हैं तुक्के वाले भी 2 वाले में। और वैसे और मतलब कि पेपर मतलब मुझे ठीक लगा। बाकी मैं जैसे आपने बोला कि आंसर की आएगी तभी पता चलेगा हम कितना पानी में है, हमने तो चलो कर दिया अपने हिसाब से काफी सारे। तो मतलब देखते हैं अभी, बाकी इसके बाद भी शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस जब आंसर की आएगी ओवरऑल कैसा रहेगा। श्योर श्योर। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में 50-50 पे आप थे। पता है, जब आप 3-4-6-10 पेपर दे लोगे ना, तो आपको इसका बहुत बेसिक फ़र्क समझ में आने लगेगा कि जब आप 6-7-8-10 एग्ज़ाम दे लोगे ना, तब जाके आप जनरल अवेयरनेस में 16 से 17 क्वेश्चन सही करने लायक बनोगे। क्योंकि देयर इज़ नो लिमिट। जैसे कि अब कोई बता रहा है कि मान लो नेशनल पार्क से पूछ दिया, अगली बार हो सकता है डैम से पूछ दे, अगली बार हो सकता है लेक से पूछ दे, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है। तो होता क्या है ना, पढ़ते पढ़ते थोड़ा थोड़ा करके आप प्रिपेयर होते हो। जैसे मान लीजिए इस समय अगर आप जो है जैसे ये वाला सेगमेंट प्रिपेयर कर लो कि कौन कौन से मेजर फॉरेस्ट रिजर्व हैं, कौन कौन से मेजर टाइगर रिजर्व हैं, आज आप इस एग्ज़ाम में प्रिपेयर करोगे, हो सकता है अगले में वो फिर ना आए, फिर कोई तीसरा एग्ज़ाम आप दोगे जो वहाँ पर काम आएगा। जनरल अवेयरनेस करने का मतलब सही तरीका यही है। मतलब पहले तो आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि होता कैसे है, ठीक है। जैसे कि बाद में मैंने जियोग्राफी भी कवर कर दिया। अब अगेन उतना पढ़ने से मुझे भी पता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें से आएगा, शुरू करते समय ही पहले बोला गया था। जैसे किसी ने मेरे से किसी क्लास में पूछा था कि सर क्या जियोग्राफी से आएगा, हमने कहा यार इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, ये भी एक जियोग्राफी का ही क्वेश्चन हो सकता है। टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, जनरल नॉलेज भी का तो जियोग्राफी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जब 2, 4, 6, 8 पेपर आप दे लोगे ना, तो तुमको समझ में आएगा कि ये चीज़ मैंने उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा था, वो चीज़ मैंने उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा था। और कल को कोई आप 5वां पेपर दे रहे हो, यहाँ पर सब में से 2-2, 3-3 कुछ करके ऐसे ऐसे बैठेगा, तब जाके आप लोगों का 15-16 सेट बैठता है फ्यूचर में। तो जितने भी कैंडिडेट्स, अभी तो आप लोगों को बहुत सारा एग्ज़ाम देना है आने वाले समय में, तो कभी भी इस तरह का जब आपको क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिले जहाँ जनरल अवेयरनेस का एक सेक्शन है, तो यही एडवांटेज होता है जब 4 अलग अलग तरह का पेपर आप देते हो, तो आपको पता चलता है कि भाई ये भी सब एक क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि आपने रणथंबोर बोला, तो उसी से मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि मैं पूछ दूं कि इंडिया में सॉल्ट सबसे ज़्यादा कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो ऑफन लोगों को लगता है कि ओशन के पास गुजरात वगैरह में कहीं निकाल रहे होंगे, नहीं, आप फैक्चुअल डेटा चेक करोगे तो आपको पता होगा कि वो जगह राजस्थान में है, ठीक है।
जब तुम सर्च करोगे, आप सर्च करिएगा, आप आंसर पे खुद पहुंचिएगा, ठीक है। तो कहने का सेंस है कि जब आप क्वेश्चन को उस तरीके से देखते हो तब एक टाइम के बाद जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर होता है। खैर, एग्ज़ाम में बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड और ये क्या कहते हैं मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग ही रहने वाला है। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग इसलिए रहने वाला है बिकॉज ऑफ वन सिंगल रीज़न, क्योंकि जो है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग जो है कह लीजिए कि चाहे आपको लगे कि पेपर ईजी था या जो भी था, ठीक है, फिर भी उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है, सही तरीके से। मान लो अगर तुमको लग रहा है ईजी था तो तुम 25 में 25 कर दिए होगे, अब उसमें से हो सकता है 2-3 गलत हो जाए, अब कोई हो सकता है 24 ही किया हो जिसका 24 सही हो, तो वहाँ पर एक्यूरेसी वाला फैक्टर बहुत काउंट होगा। क्योंकि अगर पेपर में हर साल होता है कि 1-2 सेक्शन ईजी रहता है, दैट डजेंट मीन कि हर बच्चा उसमें स्कोर भी कर लेगा। क्योंकि देखो, मान लो ईजी था तो किसी का कुछ नहीं प्रिपेयर था तो 25 में 17 किया होगा, 15 किया होगा। हाँ, तो जो लोग 25 में 15 और 17 करते थे वो 24-25 किए हैं इस बार। तो रेशियो मोर और लेस देखो कि वैसा ही मेंटेन रहता है कट ऑफ में। खैर, ये 2-3 दिन में आंसर किया आ जाएगा तो खुद ही क्लियर हो जाएगा आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। खैर, देन आई कम टू दीपा, देन ऋतिक। यस दीपा। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए। सर, एग्जाम तो वैसे एवरेज आया था और टीचिंग एप्टी के सर क्वेश्चन सारे के सारे मुझे मतलब इजी लगे, तो मैंने मतलब 24 करे थे, मैंने एक छोड़ दिया सर, मुझे नहीं आ रहा था कि जैसे आपने बताया था ना कि एक तो टीचिंग एप्टी में क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि मतलब जो टाइम टेकिंग होगा काफी, तो उन्हें या तो मतलब कर देना या फिर छोड़ देना। तो मुझे लग रहा था कि सर उसमें की मतलब नेगेटिव जा सकता है, तो मैंने सर वो छोड़ दिया। और सर अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में ना उसमें से ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच में और उसमें से प्रोनाउन में से सर काफी क्वेश्चंस देखने को मिले थे, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है इसमें से आए थे, और आर्टिकल आए हुए थे, और सर नरेशन से क्वेश्चन आए हुए थे, एक्टिव पैसिव से सर 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और सर ईडीएम से आए हुए थे सर, बट ईडीएम से थोड़े से मतलब मुझे डिफिकल्ट लगे ईडीएम के, क्योंकि सर मैंने लास्ट ईयर वाले प्रीवियस जब क्वेश्चन सॉल्व करे थे ना तो वो तो सर हो जा रहे थे, लेकिन सर जो इस बार आए थे ना सर वो मतलब मैंने देखे भी नहीं थे सर वो ईडीएम का भी, इसलिए तो सर मैंने वो 1-2 ही मतलब करे थे जो मुझे लग रहे थे कि इनका जो आंसर जो होता है बन सकता है। बाकी मैंने सर 4 से 5 मतलब मैंने छोड़ दिए सर इंग्लिश में। बाकी सर जीएस का थोड़ा सा सर मेरे को डिफिकल्ट लगा, क्योंकि सर उसमें 2 क्वेश्चन सर ऑथर से आए हुए थे, जैसे कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी है, और एक सर उनका नाम दिया हुआ था किसी को और पूछा गया था कि कौन सी मतलब फोक डांस है मतलब उस फील्ड से है, और एक उससे आया था सर का वो एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट में है, इससे आ गया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से मतलब स्टेट से पास नहीं होता, इससे आया हुआ था। और रीजनिंग की बात करें तो सर रीजनिंग भी मुझे सर इजी से एवरेज इसी में था, मैंने तो सर 2 से 3 क्वेश्चन छोड़े हैं सर रीजनिंग के, तो सर मेरे को तो ओवरऑल मतलब टोटल कितना अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने मतलब 12 से 15 छोड़ दिए क्वेश्चंस। अच्छा, तो आपने ये नहीं दिखाया कि टोटल कितना अटेम्प्ट किया? सर वो मतलब लास्ट में सर रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन रह रहे थे, तो मैं उन्हीं को सॉल्व कर रही थी, तो सर मतलब उसी में। अच्छा, पेपर तो सबमिट हो गया होगा ना आपका? यस सर, सबमिट हो गया था। अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है। एंड आई गेस कोई तो ऐसा भी नहीं होगा यहाँ पर जिसका टाइम वाइम से लेकर कोई इशू हो कि कोई पेपर कर ना पाया हो, क्योंकि टाइम तो मुझे लग रहा है बहुत रहा होगा। यस सर, टाइम की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए ठीक है, तो ऑलमोस्ट 80-84 तक आपने अटेम्प्ट किया है। यस सर, यस सर। चलिए ठीक है। बट थोड़ा सा जीएस का मतलब थोड़ा सा मेरे को लग रहा है डिफिकल्ट आया था सर, मतलब उसमें लास्ट ईयर मैंने सर करे थे अरे तो यार सर सुनो, जीएस कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग का लेवल इतना खराब है ना, हकीकत ये है कि बेसिक सी बातें लोगों को नहीं पता होती हैं, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन आप बता रहे हो ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं है। देखो, आप नहीं कर पाए हो एक अलग मतलब है, अगर आपको चाहे डिफिकल्ट लग रहा हो, देखिए प्लीज़ इस बात को फील करना शुरू करिए। आईपी का पेपर जनरल अवेयरनेस से बहुत हल्का है, भविष्य में भी और आप लोगों को जो पेपर आएगा ना किसी और एग्जाम का, आपको उठा के देखिएगा इतना ऊंचे लेवल का पूछता है, ठीक है। तो इस हिसाब से रेडी रहिए, ठीक है। देखिए, मैं आपको झूठा वो नहीं कर सकता हूँ, अच्छा कोई नहीं है, कठिन है, तभी फ्यूचर में बहुत सारा एग्जाम देना है, बहुत बेसिक लेवल पर है, क्योंकि आईपी का जनरल अवेयरनेस तो फिर भी इजी है। आपको 1-2 क्वेश्चन मिल गया ना कि कंकरेंट लिस्ट में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उससे पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता है ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जैसे टाइगर रिजर्व, फॉरेस्ट रिजर्व, इंडिया में कोई बच्चा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहा है, ये टाइगर रिजर्व, ये फॉरेस्ट रिजर्व, एलिफेंट, राइनोसोरस कहाँ सबसे ज़्यादा रहते हैं, कौन कौन से फॉक डांस हैं, कौन से स्टेट हैं, स्टेट कैपिटल क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है,
कौन कौन से इंडिया के मेजर लेक्स हैं, मेजर रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और किसी भी एग्जाम में जब तुम सारा पढ़ के जाओगे ना तो उसमें से कोई एक आएगा, अगले एग्जाम में जाओगे उसमें कोई एक आएगा, अगले एग्जाम में जाओगे तो उसमें कोई एक आएगा। तो ठीक है, मतलब मैं इस बात को समझता हूँ कि आप लोग लेवल के हिसाब से जो है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा लेवल आप लोग भी ऊपर करिए, ठीक ना। चलिए ठीक है, यस वेलकम टू ऋतिक। थैंक यू दीपा। हाँ, गुड इवनिंग ऋतिक। हाँ सर एग्जाम वाज वेरी इजी, मतलब एग्जाम इजी था। इफ आई टॉक अबाउट रीजनिंग, तो रीजनिंग में मेरे आई थिंक मैंने 24 एक ही छोड़ा है, बाकी जितने भी अटेम्प्ट किए आई एम डैम श्योर कि मेरे सारे सही हैं। तो इस चीज का तो प्राउड है कि रीजनिंग में मेरे सारे ही सही होंगे पक्का, बस एक ही छोड़ा है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने 2 छोड़े हैं, और जितने करे वो भी ठीक होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो आपने मॉक टेस्ट है आपके सेम एज इट इज उसमें से थे, बट इनडायरेक्टली वे में बहुत सारे दिए थे। और कल ही मैंने 2-3 तो कल ही मैंने मॉक टेस्ट एक साथ दिए हैं, तो उसी में से 1-2 मैंने देखे हैं ऐसे। और हाँ, मतलब एवरेज अगर मैं एग्जाम को बोलूँ तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश होगा, क्योंकि इंग्लिश में जो इडियम्स और फ्रेजेस इडियम्स आए थे ना बेसिकली, वो मुझको ले गए बस। वो 4 आए थे और मुझे एक भी नहीं आता था उसमें से, और मैं बिल्कुल भी ना नेगेटिव मार्किंग चाहता ही नहीं था कि हो। और बाकी इडियम्स को छोड़कर अगर इंग्लिश में देखूं तो मेरा मतलब ठीक है, मतलब अच्छा गया हो। तो ओवरऑल पेपर मेरा अच्छा ही गया मतलब। और हाँ, जीके तो सर वो तो मेरी स्टार्टिंग से हमेशा खराब है, तो उसका नहीं, तो अगेन कुछ हो ही जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन हाँ करते रहिए। और अगेन मैंने शुरू से आप लोगों को बोल रखा है कि आईपी के पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि वहीं पर बच्चा जो है ऊंचा नीचे क्रिएट करता है। क्योंकि देखोगे ना जनरल अवेयरनेस में आप देखिएगा अभी सब के सब एक सुर में ही बात करेंगे मोर और लेस। हाँ, और क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे सभी यही बोल रहे हाँ हैं हाँ जीके जी। हाँ, तो फिर वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। डिसाइडिंग फैक्टर जानते हो कहाँ होगा? ऊपर वाले एग्जाम, जैसे मान लो कोई कह रहा है कि हम सर मेंटल एबिलिटी रीजनिंग करके आए, अब तुम 25 किए हो, अगला 20 किया है, अब 20 में 2 गलत कर दिया तुमने, 25 में 2 गलत कर दिया, तो मतलब वो 3-4 जो क्वेश्चन है ना, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो समझ लो 20 नंबर का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। वही। ठीक है, अभी जब कट ऑफ आएगा ना तो अब आपको एक एक निगेटिव मार्किंग का डिफरेंस समझ में आएगा कि अच्छा, निगेटिव मार्किंग में ये बात तो बोला जाता है कि 1/4 निगेटिव है, लेकिन भाई अगर एक गलत होता है तो उस 4 तो जाता ही है जो गलत किए हो वो, और अगले सही वाले में से भी 1 नंबर जाता है, तो नेट लॉस 5 नंबर का होता है जब आप फाइनल कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है, तो उतना ठीक है, उतना रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन ठीक है, उतना आपने रिस्क उसको लेके कर रखा है तो जस्टिफाइड है। अगर छोड़ा भी नहीं है बट करा भी है, पूरा तो मैं नहीं छोड़ सकता था। बट वही आपका वाला फॉर्मूला कि 50-50 तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, तो वो किया मैंने। बाकी तो अब देखते हैं, वो तो रिजल्ट आएगा क्या होगा। तो बट कितना अच्छा अटेम्प्ट किया है? सर, आई थिंक मैंने 84-85 कुछ ऐसे अटेम्प्ट किया है, ऐसे क्या। चलिए ठीक है, गुड, फेयर इनफ, ठीक है। देन आई कम टू रिया, देन जिया पोपली। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रिया जी। रिया बताइए। सर एग्जाम तो सही था, लाइक टीचिंग आपकी आसान थी, ऑलमोस्ट लाइक 23 क्वेश्चन मैंने उसमें अटेम्प्ट किए हैं। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो उसमें भी मैंने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इंग्लिश वाला पार्ट जो था वही इडियम फ्रेजेस, उसमें से तो सर एक भी तुक्का नहीं मारा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे वो नहीं आते अच्छे से, तो मैंने वो बिल्कुल ही छोड़ दिया। और बाकी जो ग्रामर वाला थोड़ा क्वेश्चन था, जैसे प्रीपोजिशन से क्वेश्चन था, इंटरजेक्शन से क्वेश्चन था, सो वो थोड़े आसान थे, तो वो मैंने मतलब कर लिए थे। और जीके वाला जो पार्ट है उसमें से बुक्स वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब वो नहीं पढ़ा हुआ था। एक वीरापन करके कुछ बुक लिखी थी, वो किसने लिखी थी, और एक डिवाइन कॉमेडी नाम से एक बुक थी, तो मैंने उन बुक के नाम पढ़ लिए। मे बी वो नेक्स्ट पेपर जो मैं दूंगी अभी 4 तारीख को, स्पेशल एजुकेशन, उसमें आ जाए, तो वो मैं पहले आके मैं फाइंड कर रही थी उनके आंसर। और ये आया था कि चंडीगढ़ किसने डिजाइन किया, क्या मान इस तरीके के क्वेश्चन थे। हाँ, जैसे मूक का प्रोड्यूसर होगा चंडीगढ़ का, कौन है? सर पता नहीं मुझे, मैंने नहीं किया ये जी। आगे। बाकी मूक का आया था, मूक की फुल फॉर्म आई थी, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में कितने था। लोग ऐसे हैं जो मतलब मूक का फुल फॉर्म अगर गलत किया? मूक का फुल फॉर्म मैंने क्लास में पढ़ा रखा है। हाँ, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। हाँ, कोई ऐसा है जिसको बाकी के लोगों को याद भी है कि क्लास में पढ़ाया गया था मूक, जब मैं एनसीईआरटी का वेबसाइट वगैरह आप लोगों को समझा रहा था? यस सर। यस सर, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ाया था। हाँ, मूक जो है मैंने आप लोगों को दिखा रखा था। चलिए खैर, तो गलत तो किया होगा मुझे लगता है। मूक का था सर, और
उसमें एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन था। और मतलब ओवरऑल अगर जीके देखो तो उसमें से मैंने 13-14 ही क्वेश्चंस किए। चलिए ठीक है, डिसेंट अटेम्प्ट है, बस गलत ना हो। और हाँ ओवरऑल वही कितना किया एरिया? सर 75। 75 किया, ओके ओके। चलिए ठीक है, फेयर है ना। लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड। अब स्पेशल एजुकेशन वाला जो हाँ, जो फॉर्म क्वेश्चन फिल किया है तो इसमें दीजिए पूरा ढंग से। हाँ जो थोड़ी गड़बड़ हुई है पेपर में वो मैं इसमें थोड़ी बेटर और कर सकती हूँ। और ऑल्सो इट्स नॉट अबाउट कि एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है यार, पेपर पूरे शिद्दत से दिया करिए एकदम कि हाँ Yes, जाके sir. देना है। और जब आइए जो चीज़ें मिस्टेक हुई हैं उसके इन एंड अराउंड आप ढूंढिए। जैसे कि किसी ने बोला कि हु डिज़ाइन द सिटी ऑफ चंडीगढ़, पता है यार, जैसे मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में ना कितने सालों बाद आया है और जुबान पे मेरे निकला कि एक ली कार्ब्यूसर है शायद। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं यार, इफ आई नॉट रॉन्ग वही है। और तो आपको एट द सेम टाइम जानते हो क्या चेक करना चाहिए कि दिल्ली का जो पार्लियामेंट वगैरह वाला एरिया है वो किसने डिज़ाइन किया है। ठीक है, यस सर, मे बी वो शायद नेक्स्ट पेपर में पूछ लेंगे सर। ली कार्ब्यूसर। सही है सर आपका आंसर। ठीक है, देखो जैसे बोला ना, तो वो अब जैसे मान लो कि जो जो पार्लियामेंट की हम लोग की पुरानी बिल्डिंग है और या फिर जो वो पूरा एरिया है, ठीक है, वो लटियंस ने डिज़ाइन किया था पूरा कनॉट प्लेस वाला जो एरिया है। तो पता है, अब तुम थोड़ा जाके इस तरह के क्वेश्चंस को देखो ताकि फ्यूचर में जब तुमसे पूछ दे कभी इस तरह का क्वेश्चन तो तुमको पता हो। जैसे मान लो टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा है तो मेजर टाइगर रिजर्व इन इंडिया, कुछ टाइगर जो कुछ जो फॉरेस्ट रिजर्व हैं किसी विशेष चीज़ के लिए फेमस हैं। जैसे आसाम वाला राइनोसोरस के लिए फेमस है, तो कहीं पर एलिफेंट के लिए कोई फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क। हाँ, तो इस तरह से भी आप लोग ना चीज़ों को देखिए, इसी बहाने उस टॉपिक से रिलेटेड आज आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगली बार जब आप पेपर दोगे कहीं और इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। यस सर। ठीक है, तो और पता है तब आपकी जुबान पर ना डायरेक्टली रहेगा। मैं लिटरली महसूस कर पा रहा हूँ एज इफ कि 4-5 साल पहले पता नहीं कब मैंने ये चंडीगढ़ वाला पढ़ा होगा। ठीक है, मे भी हो सकता है शायद बहुत पहले मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मैं सेलेक्ट हुआ था, तब हो सकता है शायद मैंने जो है पढ़ा हो या जहाँ भी हो, आई डोंट नो। लेकिन मेरा आप लोगों को सजेशन है कि जिस टाइप का क्वेश्चन आज आप जनरल अवेयरनेस में देखते हो उस टाइप का क्वेश्चन तुमको ढूंढ के और भी चीज़ों में देख लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आज से 4 साल बाद कोई तुम एग्ज़ाम दो और तुमसे कोई बोले कि चंडीगढ़ कौन डिज़ाइन किया, तुम्हारे तो जुबान पे खुद ही से आ जाए आई गेस ली कार्ब्यूसर है क्या। और पता है जैसे ही तुम ऑप्शन में देखोगे ना यस सर। तुरंत सर्टिफाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला, मैंने कहा शायद वो है, अभी ऑप्शन देखता है 4 उसमें एक नाम रहता, मैं कहता ओके। ठीक है, तो वो चीज़ ऑप्शन देख के भी आपको फील आता है। तो उस तरीके से भी मतलब सक्सेसिव प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन में कोशिश करिए कि बेहतर इवोल्यूशन हो। चलिए ठीक है, रीगा तो कितना अटेम्प्ट किया है? सर 75। 75 अटेम्प्ट किया। अच्छा चलिए ठीक है, फेयर इनफ, गुड। नाउ आई विल कम टू अलशवा देन जानवी। अलशवा यस सर। जी, गुड अलशवा इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसा क्या पेपर, कितना अटेम्प्ट किया? सर पेपर तो अटेम्प्ट किया है मैंने 80% कह लो। सर टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर बात की जाए ना सर, जो टीचिंग एप्टीट्यूड की मैंने प्लेलिस्ट देखी थी डेली बाइट्स पर, सर उसमें से क्लियर वही क्वेश्चन उठकर आए थे, 2-3 क्वेश्चन पूरा एग्जैक्ट देखे थे और इवन ऑप्शंस भी वही थे सेम। तो उनमें वो टाइम टेकिंग नहीं लगा मेरे लिए, बहुत इजीली मैंने आंसर कर दिया था। और रीजनिंग तो इजी थी ही, रीजनिंग के मोस्ट प्रोबेबली 2-3 क्वेश्चन छोड़े हैं। और सर उसमें ना रीजनिंग में एक क्वेश्चन था जो मेरे को अभी तक कंफ्यूज कर रहा है। इवन मैंने उसमें टाइम भी दिया क्योंकि उसमें क्या था, सीरीज नंबर भी याद है मेरे को, 25, 36 और 49 था और 81, 121, 169 और 225। सही, स्क्वायर रूट 1 रहे थे उसके। 121 गलत है, 5 नहीं 525 था, 225 था। हाँ 225 था और क्या था? 169 169, ठीक है। और 121 था उससे पहले, और उससे पहले 81
और उससे पहले था 81 से 49, फिर उससे पहले 36, फिर 25। सर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 9, 11, 13 और 15 का स्क्वायर था। उसमें ये था कि एक कौन सा टर्म थी जो गलत थी इसमें। सर वो समझ ही नहीं आया तो मुझे, कोई हो सकता है क्योंकि कि सभी सीक्वेंस के में ना हो, कॉन्टिन्यूअस बन रहा था। कोई हो सकता है जो सीक्वेंस ना बन रहा हो। लेट्स से कि 5 का स्क्वायर 25, 6 36, ठीक है, 7 49, 8 64, 9 81, ठीक है, फिर 10 का 100, 11 121, हो सकता है उस सीक्वेंस में वो डिजाइंड हो। सर 36 वॉज रॉन्ग एक्चुअली, क्योंकि उसमें क्या था, सभी के ना स्क्वायर्स बन रहे थे, लेकिन एक एक स्क्वायर उसमें से मिसिंग था। जैसे 6 7 8 तो उसमें 7 का नहीं है, 8 9 10 तो 9 का नहीं है, तो जो एक एक बीच का था वो मिसिंग था, तो जो उसमें रॉन्ग था वो 36 है। अगर आपने ध्यान से वो 9 का स्क्वायर तो था ना, बट वहां पर 81। नहीं नहीं, मैं 6 की बात कर रहा हूँ। 6 का जो स्क्वायर था 36 वो रॉन्ग था। उसमें जो सीरीज थी वो एक को छोड़कर बन रही थी, लेकिन 36 में कहीं भी एक मिसिंग नहीं था वहां पर, अगर ध्यान से देखो तो। आई नो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप ध्यान से करते तो हो जाता हो। आई विल कमेंट आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या एग्जैक्टली पूछ रहे हो। चलिए सर खैर, मैं समझ ठीक है अच्छा, ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, लेट द क्वेश्चन पेपर कम। ठीक है, वैसे मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ बेसिक सा पॉइंट होगा जो आप मिस कर रहे हो, क्योंकि जिस हिसाब से फिगर्स दिए हुए हैं वो तो देख के इजी लग रहा है कि सिंपल स्क्वायर स्क्वायर रूट का कुछ कॉम्बिनेशन सेट बैठ रहा होगा वहाँ पर। चलिए खैर, हाँ तो अलशबा अच्छा स्ट्राइक कर गया, सर समझ आ गया। अच्छा समझ आ गया, अच्छा ठीक है। और बाकी का कुछ और अलशबा ऐड करना चाहेंगे? और बाकी का तो सर इंग्लिश का भी सेशन बहुत इजी आया था, एक्टिव पैसिव भी पढ़ा हुआ था, एडजेक्टिव प्रोनाउन सब पढ़ा था, तो इजीली वो भी कवर हो गया था। बस उसमें थोड़ा इडियम्स इडियम्स पढ़े थे बहुत, बट वो इडियम्स सारे न्यू लगे थे तो लिया ही नहीं रिस्क यार ऐसा उनका। क्या पूछा था और इडियम फ्रेजेस में, हर जनरल बच्चा शिकायत कर रहा है। सर इडियम्स लिटरली बहुत बहुत लेवल में पढ़ा था इडियम्स को। इवन जो मैंने नहीं भी देखी थी ना इडियम्स, वो तक मैंने पढ़ी थी बहुत ज्यादा डिस्क्राइब में, बट जो इडियम्स वहां पर देखी वो बिल्कुल मैंने कभी सुनी नहीं वो इडियम्स, वो ऐसी थी। और एक्टिव पैसिव अदरवाइज तो इडियम्स के अलावा तो पूरा सेशन इंग्लिश का बहुत इजी था। और जनरल अवेयरनेस से थोड़ा था, बट करा था अटेम्प्ट। और जैसे अभी नेहा ने बोला था कि जीआईटी का आया था, तो इंटरचेंज वाला वो था, बट मैंने उसमें तुक्का लगाया था, वो सही भी निकला। चलिए ठीक। ये तो कॉल लेना पड़ता है यार, अब तो आपको पेपर देख के समझ में आ रहा होगा क्यों मैंने कई जगह बोला था 50-50 पे कॉल लो। 4 क्वेश्चन पे कॉल लिए होगे तो एक दो उसमें से सही हो जाता है तुम्हारा, जब तुमको 50-50 पे गट फीलिंग आती है, और एक दो क्वेश्चन सही हो जाता है तो उसका नेट रिजल्ट पॉजिटिव निकलता है। ठीक है, तो उतना तो कॉल लेना ही पड़ता है पेपर में। सर ठीक रहा पेपर। कितना अटेम्प्ट किया आपने? सर 85। अच्छा, कैसा रहा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड? टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ठीक था, मतलब ठीक नहीं बताओ, अच्छा ही था दोनों। टीचिंग एप्टीट्यूड के तो मतलब सारे अटेम्प्ट किए, रीजनिंग के भी ऑलमोस्ट सारे कर लिए। सीरीज के 2 क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, बट वो मैंने छोड़ दिए थे, फिर मैं आगे जीएस और इंग्लिश स्टार्ट कर दिया था। फिर जब पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया तो फिर थोड़ा टाइम मिला, तो फिर वो दोनों भी मैंने सॉल्व कर दिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों होता कंप्लीट सॉल्व कर दिए। 50 क्वेश्चंस, एक भी नहीं छोड़ा। कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा गया हर्षिता आपका? टीचिंग एप्टीट्यूड। अच्छा, टीचिंग एप्टीट्यूड गया, अच्छा चलिए ठीक है। एनी अदर कमेंट्स हर्षिता? नो सर, मतलब ड्यू से मतलब बेटर गया है ये वाला। नहीं चलिए ठीक है, अच्छी बात है। बाकी जीएस में मतलब बिल्कुल जो नहीं पता था उसमें तुक्के नहीं लगाए। एंड बाकी बचा इंग्लिश में मतलब जो इडियम्स 4 छोड़ने पड़े, चारों के साथ, क्योंकि बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था, तो मतलब उसमें भी तुक्के नहीं लगाए, नेगेटिव जाते, तो मतलब ठीक था। अच्छा ठीक है चलिए ठीक है, फेयर इनफ। देन आई विल कम टू हिमांशी। यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग हिमांशी जी। हिमांशी कैसा रहा पेपर आपका?
सर पेपर ठीक था, मैंने अराउंड 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। रीजनिंग वाज आल्सो गुड, ज़्यादातर कोडिंग डिकोडिंग सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिले थे। बाकी उसके 2-3 थे जो मुझे नहीं आए थे, बाकी तो सिंपल थे। और टीचिंग एप्टीट्यूड भी ठीक था, लेकिन बस जनरल अवेयरनेस में मेरा बेकार गया है, बाकी ठीक था। टोटल 80 आपने अटेम्प्ट किया है? अराउंड मतलब 79-80 क्वेश्चन। हाँ चलिए ठीक है हिमांशी, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? सर नहीं, मैंने भी 2 इडियम्स छोड़े थे, बाकी 1-2 तो कर लिए थे। ईडीएम फ्रेशेस में मैं देख रहा हूँ सभी कैंडिडेट्स कुछ नेगेटिव सा फीडबैक दे रहे हैं। देखता हूँ पेपर आने के बाद मैं कि क्या ऐसा पूछा था। खैर देखिए क्लास, तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, पेपर वगैरह दे के आए हैं। थोड़ा सा कोशिश करिए कि आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम्स हो आप बेहतर प्रिपेयर्ड हो, और कोशिश ये भी करिए कि सेल्फ से थोड़ा प्रिपरेशन का अर्ज आप में बढ़े। और अगेन मैं कहूँगा कि वो बातें सिर्फ किताबों से नहीं आती हैं, जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप बुक उठाओगे और करने लगोगे और वहाँ से हो जाएगा, अगले दिन से प्रिपेयर करने लगोगे अगर ठीक से आप वो प्रिपरेशन करने वाला तासीर नहीं डेवलप कर रहे हो। क्योंकि देखो यार, जैसे किसी ने कह दिया सर मेरा जनरल अवेयरनेस तो वीक है, ये है वो है, पता है आने वाले समय में जैसे जैसे और आगे एग्जाम्स दोगे ना, कुछ कुछ तो ऐसे एग्जाम है जहाँ 50% जनरल अवेयरनेस ही पूछता है। ठीक है, तो इसी तरह के ना बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। जैसे आप लोगों को लिख लेना चाहिए कि हमको भाई सेंसस से क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, एक मैं आपको एग्जांपल दूं तो, कि फ्यूचर में कोई एग्जाम दे रहा जा रहे हो तो सेंसस से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ के जाओ। मेरे को फॉरेस्ट रिजर्व से रिलेटेड टॉपिक्स देख के जाना है कि इंडिया में कौन कौन से मेजर फॉरेस्ट रिजर्व हैं। मेरे को रिवर से रिलेटेड टॉपिक देख के जाना है कि रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, और एक तरह से कह लो कौन सी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, और तुमको रिवर्स देख के पता चले कि कोई बोले गंगा तो तुमको समझ में आए कि वो कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ जा रही है। दिमाग में मैप बन जाना चाहिए, ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग है, रिवर्स कौन सी वेस्ट फ्लोइंग है ये आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट माउंटेन पीक आपको पता होना चाहिए इंडिया में, या फिर साउथ में, या फिर नीलगिरी हिल्स में कौन सा सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। तो इस तरह से करके ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंडिया में मेजर पोर्ट्स कौन से हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। मेजर कह लो कि लेक्स कौन से हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। और आप कह सकते हो कि कोस्टल जो इंडिया के बॉर्डर्स हैं उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए, कोस्ट लाइन किसका सबसे बड़ा है, क्या है। तो इस तरह के कुछ कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आपको आपके कंट्री से ही रिलेटेड है, ठीक है, वो आपको बेहतर ढंग से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इतनी देर में 6-7-8 टॉपिक मैंने बोला ना, ये आपको सेल्फ से देखना होगा, और धीरे धीरे जब करके आप देखते देखते जाओगे तो फ्यूचर में जब आपका जनरल अवेयरनेस वगैरह आएगा तो एटलीस्ट आप ये नहीं कहोगे कि वो पोर्शन मेरा सबसे ज़्यादा वीक है। एंड आई गेस करंट अफेयर से क्वेश्चन हार्डली 1-2 ही रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर आए थे मतलब कितने क्वेश्चन थे करंट अफेयर से? सर 2-3 थे। कुछ आइडिया हिमांशी किस तरह का क्वेश्चन था करंट अफेयर से? सर एक सैटेलाइट टाइप ऑफ क्वेश्चन आया था, कोई न्यूली लॉन्च्ड कुछ उसका पूछ रहे थे, इंडिया का ही। और यस दीपा। करंट अफेयर से आया था एक क्वेश्चन, वो था कि जो INS जटायु है ना सर, ये वो पूछा हुआ था कि इंडिया नावल बेस मतलब कहाँ पे सिचुएटेड है ये। तो सर मैंने इसके ना पढ़ा था ये, मतलब तो मुझे हल्का हल्का याद आ रहा था। तो मतलब इसका लक्षद्वीप में है। हाँ, लक्षद्वीप को तो कुछ ना तो कुछ पूछना ही था उससे रिलेटेड। चलिए खैर, तो देखो क्लास, अब होता क्या है कि जब चीज़ें शुरू होती हैं तो कोई बच्चा क्या परेशान रहता है कि सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। पूरा 25 क्वेश्चन मैथ का खुला हुआ है मार्केट में तुम्हारे आगे, कोशिश करो उसको ज़्यादा सही करें। पेपर को समझिए ठीक तरीके से, टीचिंग एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन पूरा खुला हुआ है। अगेन तुम करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हो, प्रिपरेशन के नाम पे क्या कर रहे हो, खूब सारे भर भर के यूट्यूब पे वीडियोस खोल रहे हो क्योंकि करंट अफेयर किसी ने कहा है फ्री है वहाँ पर। अब उससे तुम वो 1-2 भी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बस इस बात की कोई गारंटी नहीं है यार। ठीक है, तो आपका एक स्टैटिक पोर्शन होता है जो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि आप लोग बीच बीच में कोई कह रहा था जीएस के पेपर में, कोई कह रहा था जीके के पेपर में, भाई जनरल अवेयरनेस है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के पेपर में आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जनरल अवेयरनेस में आपको स्टैटिक जीके से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आईपी में ना करंट अफेयर को लेकर हम लोग बहुत
एप्रिशिएटिंग जेस्चर नहीं रखते हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस पूछता है, ठीक है। उसमें कुछ डिफरेंस आप इस बात को फील करके देखिए। जनरल अवेयरनेस में आपसे स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। स्टैटिक मतलब जो डेटा और फिगर कांस्टेंट है, ठीक है। जिस पेपर में जनरल नॉलेज लिखता है वहाँ से आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा वो उठता हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो खैर इस तरह से आपको थोड़ा सा समझना होता है, और समय के साथ तब जाके आप कोई फ्यूचर में एग्जाम देते हो, कुछ करते हो, तो कई सेक्शन वाइज इंप्रूवमेंट होता है। क्योंकि पता है इतना ब्लंट ब्लैंक नहीं हो सकते हैं हम लोग ये कह के कि मेरा ये वाला सेक्शन स्ट्रांग है, मेरा वो वाला सेक्शन वीक है, ठीक है। ये बहुत ही ब्लंट ब्लैंक होने जैसा है, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि 15-17 जनरल अवेयरनेस में आपने अटेम्प्ट किया है और लेट से कि उसमें 2-3 गलत है, आपका 11-12-13 के अराउंड बैठ रहा है, तो डिसेंट है, अबव एवरेज है, ठीक है। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा किया होगा तो 17-18, ठीक है। तो एक अप्रोच वाइज आप देखिए, एंड देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शन, कोई हो सकता है भाई 20-22 भी किया हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उस नज़रिए से पहले तो आप लोग पेपर को देखिए, समझिए। ऑल्सो अब यहाँ से आप लोगों का बहुत जल्द जो है, मुझे लगता है 2 से 3 दिन में आंसर की वगैरह आ जाएगा। जब आएगा तो डेली बाइट्स पर अपडेट वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा। अलॉन्ग विद दिस मुझे लगता है कि मई एंड में या हो सकता है कि मिड मई में आप लोगों के काउंसलिंग का फॉर्म वगैरह फिलिंग शुरू हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली आपको 1000 रुपीज़ का पे करना पड़ेगा काउंसलिंग के फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए IPBED का। और जब काउंसलिंग वगैरह शुरू हो जाता है, फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेट हो जाता है, तो एटलीस्ट आपको 40,000 to 50,000 रुपीज़ पे करके सीट लॉक करना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिन भी लोगों को है कि इस साल हमको BED करना ही करना है, तो फिर आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, ठीक है। क्योंकि अचानक से जब वो कहेंगे 40-50 देना है, तो बहुत लोगों को अरेंज करने में दिक्कत होने लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लेकर कोशिश रहिएगा कि मतलब 50,000 रुपीज़ का पूल आपको रखना पड़ेगा अपने पास, और जैसे भी हो। क्योंकि कह लो कि आज से अब आप उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, ठीक है। 30-40 डेज में शुरू हो जाएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली मई चल रहा है ना, कि हो सकता है जून के फर्स्ट वीक में आपको फर्स्ट कट ऑफ के हिसाब से कॉलेज एलोकेट होने लगेगा। और ऑल्सो ये मत परेशान होइएगा कि मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, मैंने 70 किया है, मैंने 80 किया है, 100 किया। यार तुम अपना करियर रिक्वायरमेंट देखो, तुमको इस साल एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। ऑल्सो अब एडमिशन लेना है तो बहुत से लोग होता है कि एडमिशन लेने के बाद बह जाते हैं। बहना समझते हो क्या होता है? एडमिशन हो गया किसी भी तरह, धोखे से या धक्के से, जैसे भी समझ लो, BED में एडमिशन मिल गया। BED में मस्त माहौल रहता है, 2 साल आराम से अपना झिंगा लाला मस्त मौज करो एकदम, केवल कॉलेज का असाइनमेंट करते रहो और टीचर्स की चाटुकारिता करते रहो। तो बहुत से लोग होता है उसी में जाके डूब जाते हैं एकदम। और फिर तुम्हारे आगे एक दिन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा, अगेन तुम्हारे आगे जनरल अवेयरनेस रहेगा, अगेन तुम्हारे आगे चाइल्ड साइकोलॉजी रहेगा, अगेन तुम्हारे आगे बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। अभी देखिएगा, आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे फ्यूचर में भी CTET का बैच ज्वाइन करेंगे, तो देखना क्या होगा। बैच शुरू होता है, मान लो 50 लोग एनरोल किए हैं, तो पहला 10 दिन सब आते हैं एकदम। बाद में धीरे धीरे ना 50% क्लास की सांसें टूटने लगती हैं। जानते हो क्यों? जैसे जो BED में जाते हैं मुझे आके बताने लगेंगे, अरे सर आप समझ नहीं रहे हैं, बहुत सारा कॉलेज वाले असाइनमेंट देते हैं। अरे भाई आप ये मेरे को मत समझाइए कि मैं समझ रहा हूँ कि नहीं समझ रहा हूँ। आपके टीचर बनने के लिए क्या ज़्यादा रिक्वायरमेंट है? आप जाके पूरा YouTube खंगाल लोगे। किसी व्यक्ति ने सिर्फ आपको ये बात ढंग से कहा होगा कि भाई सिर्फ डिग्री 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 मत करो, तो वो इकलौता मैं ही होऊंगा। अदरवाइज बाकी के सभी जगह पर आपको ये बताया जा रहा है किस तरह छक्का पंजा करके ये डिग्री ले लो, यहाँ एलिजिबल हो जाओगे, वो कर लो, ये कर लो, फलाना कर लो, ये सरकारी में फॉर्म भर दो, वो सरकारी में फॉर्म भर दो। इससे भाई हम लोगों का भला होता है, इससे आपका नहीं बहुत ज़्यादा बन रहा है। क्योंकि जो तमाम सरकारी फॉर्म भी आएगा तो कुछ ज़रूर थोड़ी तुम क्वालिफाई कर लोगे। और अगर मैं 50 लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरे पास तो 5 लोग क्वालिफाइड रहेंगे ही, ठीक है। तो ये चीज़ आप डिफरेंस को फील करिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप देखिए कि आपके लिए क्या बेस्ट सूट कर रहा है। तो आप देखिए, आप जाके देखिए BED एंट्रेंस पे लोग कह रहे होंगे ये भी फॉर्म भर सकता है, ये एलिजिबल है, किसी तरह डिग्री ले लो, ये वाला फॉर्म आएगा, फलाना वैकेंसी में भर दो, ठीक है। जैसे आज ही मैं देख रहा था, एक ने मेरे को मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि सर हमको बिहार में जो अगला वाला फेज़ 3 का वैकेंसी आने वाला है, तो सर मैं DLED में इस साल एडमिशन ली हूँ, तो क्या मैं भर सकती हूँ? तो हम सोच रहे थे कि जब तक ये कंप्लीट करेगी तब तक जो वैकेंसी आया था सब ओवर। अबे वो एक स्ट्रोक ऑफ लक है कि कुछ लोगों ने पहले कर रखा था, अब इधर वैकेंसी आई है। वो तुम्हारा मतलब वो तुम्हारा प्रिपरेशन को लेकर या फिर वो तुम्हारे जॉब को लेकर फाइनल जेस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इज अ डेप्रिशिएटिंग एंटिटी एंड हाईली अनरिलायबल। जितना ब्लंटली आप यहाँ कह रहे हो ना कि 85 अटेम्प्ट किए हैं, 70 अटेम्प्ट किए हैं, 75 अटेम्प्ट किए हैं, मेरा मेंटल एबिलिटी रीजनिंग वीक है, मेरा जनरल अवेयरनेस वीक है, ये सब अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई बच्चा बोल भी देना तो बाहर है। ये ख्याल भी ना आपको बाहर कर देगा, ठीक है।
तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझिए तो है क्या कि आप अपने आप को इस हिसाब से रेडी करिए कि ठीक है, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है देन ऑल्सो यू आर केपेबल एनफ। आप जाके चेक कर लीजिए, पूरा ऑनलाइन में पता कर लीजिएगा। कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको मना कर दे कि अपने बैच में एनरोल नहीं करेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको कहे कि इस तरह से टीचिंग जॉब में ये तरीका होना चाहिए देखने का। 90% बच्चे आते हैं सिर्फ और सिर्फ डिग्री के बारे में बात करते हैं, किसी तरह मिल जाए। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक आइडिया बना हुआ है, फलाना वाला सरकारी वैकेंसी आएगा, भरेंगे। देखो यार, कहीं कोई हो गया धोखे से धक्के से, वो बात और है। तो अब वो आपके नसीब में होगा तो सो फार सो गुड, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है देन ऑल्सो यू शुड बी केपेबल एनफ टू डू थिंग्स, कि कैसे आपको चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है, तो इस अप्रोच से जब आप प्रिपरेशन करते हो, मतलब तभी आप सही जगह पर पहुंचोगे। और इसको लिए आपको टॉपर होने की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए आपको बहुत पढ़ने वाला होने की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए बस आपको थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने बोला ना कि आप लोगों को क्या कहते हैं, जैसे मैंने बोला कि आप लोगों को सेंसस का डेटा देख लेना चाहिए, फॉरेस्ट रिजर्व, रिवर, माउंटेन पीक्स, पोर्ट्स, लेक्स, कोस्ट लाइन्स। मैंने बोला आज कोई बच्चा इस चीज़ को पढ़ रहा है, कल को कोई एग्ज़ाम आएगा वहाँ पर वो चीज़ काम आएगा। अदरवाइज़ आप उसी बीएड में जाओगे, आराम से मस्त टाइम पास होता रहेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, कल सीटेट वाले बच्चों के साथ मैं बात कर रहा था, तो डेली बैट्स में होता क्या है कि कोई सीटेट में नहीं सेलेक्ट हो पाता, तो हम लोग वापस उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो सीटेट के बैच में एक थी, वो क्या कहती है कि सर मेरे 88 आए हैं और मेरे फ्रेंड्स मेरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, तू कहाँ डेली बैच पे ज्वाइन कर ली, मैं तो बिना प्रिपरेशन के 124 पाई हूँ। हमने कहा हो सकता है, तो मैंने उसी बैच में एग्जाम्पल दिया। 2 बच्चे ऐसे थे ना जो डेली बैच से पढ़ते थे, जामिया में सेलेक्टेड थे। हमने कहा जामिया का पेपर टफ है कि सीटेट का? सब ने एक सुर में बोला सर जामिया का कठिन है। हमने कहा किस में सीट ज़्यादा है, सीटेट में कि जामिया में? सीटेट में जितने बच्चे 90 नंबर पाएंगे सब पास होते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स है। जामिया में जनरल कैटेगरी के लिए 1 सीट है, 2 सीट है, 3 सीट है। जो बच्चे वहाँ सेलेक्ट थे वो भी नहीं सेलेक्ट हो पाए थे। क्यों? कैजुअली ले रहे हो ना बात को। और कोई 120 पाया, 124 पाया, उससे कंपेयर मत करो। उसकी रिक्वायरमेंट, उसका तरीका, तुम्हारी रिक्वायरमेंट, तुम्हारा तरीका टोटली अलग है। ठीक है, जैसे कि बहुत लोग तुमको ऐसे मिल जाएंगे, यार करंट अफेयर तो मैंने यूट्यूब से प्रिपेयर किया था। यार देखो, उसके करंट अफेयर, तुम्हारे करंट अफेयर पढ़ने के तरीके में डिफरेंस हो सकता है। जैसे मेरे लिए करंट में जो सारा न्यूज़ चल रहा है ना, ये मेरे लिए डोपामाइन है। डोपामाइन समझ रहे हो क्या है? मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, मैं खाने बैठा हूँ, मैं लैपटॉप पे चेयर पे से रिलैक्स कर रहा हूँ, तो मेरे को आदत है कि मैं लेके देखता रहता हूँ कुछ इस तरह का कंटेंट। कुछ वर्ल्ड वॉर में देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, नहीं देखा करो, बहुत सारे लोग होते हैं इस तरह का कंटेंट देखते रहते हैं। तो मेरे को आदत है, नेचुरली देखते रहते हैं। तुम जब पढ़ने जाओगे जानते हो क्या करोगे? जनरल अवेयरनेस जनवरी 2024 सर्च करोगे यूट्यूब पर एक वीडियो। अब उसमें क्या होता है ना, तुम्हारे लिए वो मजबूरी है, क्योंकि तुमको कोई अपकमिंग एग्जाम देना है, उसके बाद तुम कभी नहीं खोलोगे। वहीं पर बात फंस जाती है। उसमें से एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन आएगा पूरा रैंडमली आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, और सही तरीके से आप उसको पढ़ नहीं रहते। तो जो सही अप्रोच होना चाहिए इंटरेस्ट वाइज, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तब जाके ऐसा होगा कि फ्यूचर में मतलब आप बीएड करके निकलोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। एंड सॉरी टू से दिस थिंग, देखो होता क्या है कि बीएड के कॉलेजेस में भी जो टीचर लोग हैं, तमाम से ऐसे लोग रहते हैं जो अपने भी जीवन में बहुत जगह पर विफल हुए रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, उसी इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत विफल रहे हैं। तो वो तुमको ना आलतू फालतू से सजेशन भी वहाँ देते रहते हैं। उनके आगे एक गाइडलाइन लिख के आ जाएगा, बच्चे को ये असाइनमेंट कराना है, तो तुमको डंडा कर देंगे, करके ले आए हो कि नहीं। तुम क्या करोगे? गूगल पे सर्च करोगे, कॉपी पेस्ट करके दे दोगे। ये जानते हो कौन करता है? डेली बाइट्स पर ये वो लोग करते हैं जिनका क्लरिकल टाइप का काम है, कि सारा कंटेंट रेडी करके हम दे देते हैं, इसको ले आके फीड कर दीजिएगा वेबसाइट में। उस बंदे को अपना भेजा भी नहीं लगाना होता, वो केवल उठा के कॉपी पेस्ट करता है। मैं तो नहीं फीड करता हूँ, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अरे यार, इतना कॉमन सेंस यूज़ करो। डेली बैट्स की वेबसाइट पर जितने तरह के मॉक है उसमें इतना क्वेश्चन है, मैं नहीं फीड करता हूँ। मेरे को तो पता भी नहीं है कि पेपर कहाँ से आता है, बस हमको बता दिया जाता है कि सर वो PYQ फीड है, ये फीड है, वो फीड है। सबका अलग अलग रोल असाइंड है। ना मैं फीड करता हूँ ना हैंडलर फीड करती, दोनों फीड नहीं करते हैं। कोई इंटर्न है, कोई कुछ है, तो उसका रोल उसको असाइन कर दिया गया, भाई तुम बैठ के फीड करो। और उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो क्या फीड कर रहा है, बस कॉपी पेस्ट करते रहता है, कॉपी पेस्ट करते रहता है, कॉपी पेस्ट करते रहता है, तो अपना टास्क कंप्लीट कर रहा है। तो ऐसे ही जब आप लोग कॉलेज में जाते हो ना, तो असाइनमेंट वगैरह तमाम सारा चीज़ तो मैं कितना भी आपको सही समझाऊंगा ना कि यहाँ से अपने लिए कुछ एक वे आउट देखिए और सारा कुछ देखिए, तब जो है आप कुछ मतलब
बेहतर कर पाओगे। और थोड़ा सा आपको डिग्री से ना ऊपर हट के सोचना पड़ेगा कि योर लाइफ सक्सेस विल नॉट बी डिफाइंड बाय योर डिग्री, ठीक है। डिग्री तो सिर्फ आपको एक लॉन्च पैड प्रदान करता है, ठीक है। जैसे मेरे से कोई नहीं पूछता है कि सर आपने मास्टर्स में कितने % हैं, कौन सा आपने मास्टर्स कर रखा है, बीएड में कितने % है, कोई नहीं पूछता मेरे पर, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा भी मेरे को आ सकता है जो कह सकते हैं कि एज ए स्कूल टीचर मेरी लाइफ बेटर है, मैं कह सकता हूँ नहीं मेरी लाइफ बेटर है, ठीक है। उसके अपने वल्नरेबिलिटी इंडेक्स हो सकते हैं, मेरा अपना हो सकता है। वो कह सकता है कि हम यहाँ टीचर हैं और हम ज़्यादा सिक्योर्ड हैं, मतलब जो लोग कॉमन जॉब रोल और उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, तुमको क्यों लग रहा है कि आई पुट ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, मैं कौन सा अपना तुमको फाइनेंशियल पोर्टफोलियो आगे शेयर कर रहा हूँ। तो कहने का है कि आप अपने आप को किस तरह से बिल्ड कर रहे हो, इस चीज़ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ठीक है, काउंसलिंग अभी होगा तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है, लेकिन उसके बाद ना अपने लाइफ का एक लॉन्गर टर्म गोल जो है आप देखिएगा कि हम कैसे मतलब अचीव करते हैं। जैसे आई रैप अप द सेशन एंड आई जस्ट शेयर फीडबैक। एक बार ऐसे ही हम लोग सेशन में बैठे थे तो कुछ बात होने लगी आपस में, टीम में कुछ काम हम लोग कर रहे थे, तो मैंने श्रेया मैम से बोला कि मैम जो आप लोगों की हैंडलर है प्लेटफॉर्म की, तो हमने कहा मैम आपको क्या लगता है आप कितना कमा लेंगी। बचपन में आपको महसूस होता था कि आपको लगेगा कि हाँ सही चल रहा है। तो श्रेया मैम ने कहा सर मैंने कभी सोचा नहीं है, मेरे को तो जॉब वॉब को भी ऐसा नहीं था, मेरे पेरेंट्स एंड ऑल सारा मतलब जो शी कम्स फ्रॉम गुड फैमिली, तो मेरे को था ही नहीं कि मैं अपने घर से बाहर जाके कुछ काम वाम भी करना होता है, मेरे को कभी समझ में नहीं आया था। लेकिन डेली बैट से जुड़ने के बाद, मेरे से जुड़ने के बाद काम करते करते मेरे को लगा कि अच्छा मेरे को काम करना चाहिए। अब देखो उस कैंडिडेट का अपना अलग फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है। अगेन मैंने कहा नुपुर तुम्हें क्या लगता है, तो नुपुर में वो सिंह सर मुझे ना लगता था कि जब मेरा 80,000 रुपये मेरे को एक महीने में मिलने लगेगा तो मैं महसूस करूँगी कि हाँ मैं अर्न कर रही हूँ, ठीक है। तो हमने कहा तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद उसे मिल रहा होगा, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं सर अभी भी 80 नहीं हो पा रहा मेरा। तो देखो यार एक गोल आपको माइंड में सेट करना चाहिए, तो 80 क्यों नहीं हो पा रहा था, 74-75 के अराउंड कहीं होगी वो, ठीक है। तो कहने का ऐसा था कि आप भी अपने लिए गोल सेट करिएगा और देखिएगा कि वो रास्ता कैसे वहाँ तक जा रहा है जहाँ मैं बोल रहा हूँ। और वो सिर्फ ये जो तमाम जो डिग्री उग्री बातें हो रही हैं, इससे थोड़ा सा आप ऊपर हट के देखोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा, ठीक है। तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप अच्छा कर पा रहे हो। तो चलिए खैर इसी नोट पे सेशन को रैप अप करते हैं। बाकी का आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। विद इन अ मंथ ये सारा चीज़ जो काउंसलिंग से रिलेटेड मैंने बताया, ये सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे अहेड। किसी को कोई डाउट और क्वेरी हो तो रुक सकता है, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।